यस। एक नंबर। क्या हाल चाल? हो गया सबका खाना वगैरह? गाइस, रोल नंबर मिले क्या आपको? बताना मुझे। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। और और बताओ, आज किसने कितना छापा? अरे, आते ही टीजे ला। देखो, आज का तो थोड़ा बोरिंग होने वाला है। जो बिगनर्स है उनके लिए अच्छा है। जिसको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, उनके लिए बोरिंग रहेगा। मुझे खुद बोर होता है। नो ट्रेड। ठीक है। लॉस से तो बेटर है नो ट्रेड। चलो बताओ, आप लोग हो कहाँ से और किसे कितना एक्सपीरियंस है? हड़प से? अच्छा, जोधपुर, पुणे, देहरादून, ओके। मुरादाबाद, ये किधर है? यूके। ओके। काशी, दुबई। हनुमान घर किधर है? नेपाल हो। मस्त। बदलापुर। नाइस। साकन। सालना तो अच्छा। तो ओ, अंडमान निकोबार। सही है। अंडमान निकोबार से हो, लेट्स गो। ह्यूमन एक्सपीरियंस, ओके। चलो, मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है वैभव तड़वी। मैं पिछले 3 साल से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और मैं हूँ कल्याण से। कल्याण, अगर आपको पता नहीं तो थाने जिला में आता है, मुंबई। ठीक है, बस इतना एक इंट्रोडक्शन आज के लिए काफी है, नहीं? छत्रपति बाजी नगर, ओके। चलो। और जॉब वाले कौन है यहाँ पर, बताना जरा। आपकी टीम रिप्लाई नहीं करती। वी आर नॉट अवेयर दैट अबाउट द क्लास सडनली लिंक फॉर्म। अच्छा। ओके। नहीं नहीं, वो क्या है ना कि ये टाइम जॉब वालों के लिए बेटर रहता है। क्योंकि 6-7 बजे आई थिंक, जितना मुझे पता है जॉब के बारे में, 6-7 बजे तक लोग छूट जाते हैं या उनका जॉब हो जाता है, नहीं? टाइम, राइट? स्कूलिंग इन इटली। अच्छा, इटली में क्या काम है? इटली में टाइम क्या है? हाँ। ओके। क्लास 11 तो बहुत टाइम है। जो 18 साल के, 20 साल के नीचे है ना अभी, उनके पास बहुत टाइम है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम है उनके पास। और जो भी 20 के नीचे है, एक चीज याद रखो, आपकी साइकोलॉजी अभी बिल्ड होना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैंने स्ट्रैटेजी तो सीख ली बट मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। बट वो आपका साइकोलॉजी का पार्ट रहेगा। 7 अकाउंट ब्लो हो चुके हैं, प्रॉफिटेबल बना। 7? मैंने तो उससे ज्यादा किए हैं। मैंने बहुत किए यार। 25-30 तो उड़ा दिया मैंने। मुझे गिनती भी नहीं है। क्या, कल मेरा क्लास मिस हो गया, टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं था, ओके। ठीक है, पहला क्लास तो बेसिक्स ही रहता है। 30 इयर्स। हाँ, चलेगा चलेगा, ऐसा नहीं है। अरे देखो गाइस, 1 साल में भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। सारा खेल साइकोलॉजी पे, मैं पहले ही बता देता हूँ। सारा खेल साइकोलॉजी पे। आई एम हाउस वाइफ, ओके, तो बहुत बढ़िया यार। आप घर पे ही ऑलमोस्ट रहते रहोगे तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए और ज्यादा टाइम मिलेगा। सारी चीज सिखाई जाएगी आपको, सारी की सारी चीज, ठीक है। बट आज थोड़ा सा बेसिक्स कर लेते, राइट? 1 महीने में तो नहीं बन पाओगे, ठीक है, इतना। आ, कोई नहीं, मतलब आप स्ट्रैटेजी तो सीख जाओगे बट जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस रहता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी सीखने के बाद भी प्रोसेस होता है। हमने भी स्ट्रैटेजी सीख ली थी कुछ 1.5-2 साल पहले, उससे भी पहले शायद। बट
प्रॉफिटेबल हम थोड़े टाइम बाद हुए। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी के साथ आपकी साइकोलॉजी भी बिल्ड होनी चाहिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दे गाइस फिर, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। ठीक है, चलो मैं चैट ऑफ कर देता हूँ और स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो करते स्टार्ट। तो मुझे बताना कल के सेशन में किसी को कुछ डाउट है या किसी का कुछ मिस हो गया। ओके। कल का सेशन तो बस आपका पेयर्स क्या होता है, मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, ठीक है, मैं एक रिकैप ले लेता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, चलेगा। अब मैं एक छोटा सा रिकैप ले लेता हूँ। ये एनोटेशंस आ रहा है, तो जिसका भी गलती से स्क्रीन पर कुछ दब रहा है तो उसको ना दबाएंगे। तो मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो कल के सेशन में आपने किया होगा कि मेजर पार्टिसिपेंट कौन होते हैं। ये मेजर पार्टिसिपेंट आपके होते हैं, बैंक्स होते हैं। ठीक है, बैंक्स में आपका सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक होता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स होते हैं। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स में क्या फर्क होता है? कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। कमर्शियल बैंक्स आपके नॉर्मल बैंक्स टाइप होते हैं। जो इन्वेस्टमेंट बैंक होता है वो आपसे पैसा लेकर, मतलब आपके बिहाफ पर ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे आपने उनको बोला कि मुझे चाहिए यूरोस, 100 मिलियंस के यूरोस चाहिए, मैं यूएसडी देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग आपकी इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं। सेंट्रल बैंक जैसे हो गया आपका, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर एग्जांपल दूं तो आरबीआई। ठीक है, ये डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, ये इनडायरेक्टली ट्रेड करते हैं। जैसे कि पॉलिसीज बनाते हैं या बजट, जैसे हमारे इंडिया में बजट रिलीज होता है, तो इससे क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर करेंसी होती है, अब यूएस का मान लो, ये लोग ने पॉलिसीज बना ली या इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा कर दिया, तो यूएस का जो डॉलर है करेंसी, इस पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर अच्छा इम्पैक्ट है तो इसका जो रेट है बढ़ना स्टार्ट होगा, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो इसका रेट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बैंक्स के बारे में। देन आपका आता है हेज फंड्स। ठीक है, हेज फंड्स आपको तो पता ही होगा, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जिसे हम स्मार्ट मनी भी बोल रहे होते हैं, वो आपके हेज फंड्स होते हैं। हेज फंड्स आपके मतलब जो क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और जो बड़े बड़े कैसे बताऊं मैं आपको, जो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, वो लोग भी हेज फंड्स में काम कर रहे होते हैं एज अ प्रोफेशन। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल वो लोग काम कर रहे होते हैं। तो सैलरी बेस्ड भी होता है उनका। फिर वो बड़े बड़े जो बिग शॉट्स होते हैं उनके पोर्टफोलियो संभालते हैं। तो इनके पास देखो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। ये लोग 100 मिलियन के, 500 मिलियन के, 1000 मिलियन के ट्रेड ये लोग प्लेस करते हैं आराम से। ठीक है, इनको कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो आपके जो हेज फंड्स होते हैं ये सारे इनमें आ जाते हैं। जैसे कि कौन सा है वो सबसे बड़ा, ब्लैक रॉक या ब्रिज वाटर एसोसिएट। ठीक है, ये दोनों में से कोई तो है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ठीक से। देन इसके बाद आते हैं आपके कॉरपोरेशंस। ठीक है, कॉरपोरेशंस यानी कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, जैसे कि amazon, टेस्ला। ठीक है, amazon, टेस्ला, एप्पल। ठीक है, ये ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है। अब ये लोग कैसे ट्रेड करते हैं? अब मान लो किसी ने, एप्पल ने इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेचा। ठीक है, प्रोडक्ट्स को बेचा तो ये यहाँ से जो पेमेंट करते हैं, ठीक है, ये लोग तो प्रोडक्ट्स बेचेंगे, इंडिया आपका पेमेंट करेगा, राइट। तो ये आईएनआर में पेमेंट करते हैं, ये डॉलर्स में नहीं, ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो मान लो कि ये आईएनआर में
कुछ हो गया, मतलब एक दो दिन ट्रांजैक्शन को लगे और एक दिन के अंदर कुछ ऐसी न्यूज आ गई कि आईएनआर के जो रेट है वो गिरना स्टार्ट हो गए, तो ये लोग भी कुछ उसका काउंटर ट्रेडिंग करेंगे, आईएनआर को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे या लॉन्ग करना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि स्टेबलाइज हो जाएगी एक करेंसी फॉर अ पर्टिकुलर डे, और इनका जो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो ये सारी जो अपनी होल्डिंग्स है या जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो कर लेंगे। ठीक है, ये एक लंबा प्रोसेस होता है, तो मैंने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से ही बता दिया है। तो ये सारे आपके मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिससे फॉरेक्स होता है अफेक्ट। एक और होता है हमारे जैसा रिटेलर जो हम लोग हैं, हमारे पास इतना फंड नहीं होता है कि हम मार्केट को मैनिपुलेट कर पाए कभी भी। ठीक है, हमारे पास इतना कभी भी फंड नहीं आएगा कि हम मार्केट को हिला सकते। तो याद रखना, आपका 1 मिलियन हो चाहे अकाउंट 2 मिलियन हो या 5 मिलियन, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जस्ट एक आपका ना 0.002 पिप हिला सकता है, इससे ज्यादा नहीं, इतने अकाउंट लॉट साइज का। ठीक है, तो ये आपके मेजर पार्टिसिपेंट्स हो गए। देन इसके बाद आपने करेंसी के बारे में पढ़ा। ठीक है, करेंसी होती है आपकी मेजर, माइनर और एग्जॉटिक। ठीक है, मेजर में आता है आपका यूएसडी बेस्ड पेयर्स, जिसमें भी यूएसडी लगता है, चाहे वो बेस करेंसी हो या कोड करेंसी। ठीक है, बेस करेंसी और कोड करेंसी क्या होती है आपकी, जैसे कि एक्सएयू यूएसडी हो गया। तो बेस करेंसी आपका सबसे पहले जो भी करेंसी आता है या कमोडिटी, ये तो कमोडिटी है गोल्ड, जो भी करेंसी आएगा उसको हम बेस करेंसी बोलेंगे, और जो कोड करेंसी है जो लास्ट में आता है उसे हम कोड करेंसी बोलते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, या कुछ अलग डिफरेंस होता है क्या इस चीज में, तो कुछ डिफरेंस नहीं है, चाहे आगे आए या पीछे आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक है, तो जहां भी आपको यूएसडी मिल जाए, चाहे बेस में मिल जाए या कोट में मिल जाए, वो आपके मेजर पेयर्स। ठीक है, माइनर पेयर्स में यूएसडी नहीं आता है। ठीक है, मतलब माइनर पेयर जैसे कि आपके जीबीपी, जेपीवाई हो गया, या एयूडी, कैड हो गया, तो ऐसे जिसमें ना बेस करेंसी में ना कोड करेंसी में यूएसडी आता है, उसे हम माइनर माइनर पेयर बोलते हैं। ठीक है, एग्जॉटिक में आता है आपका जैसे कि यूएसडी आईएनआर। ठीक है, यूएसडी आईएनआर नहीं बोलूंगा मैं, यूएसडी तो एक अच्छा इन्फ्लुएंशियल है। जैसे टर्किश का है टेयू की आईएनआर, तो ये आपका एक एग्जॉटिक पेयर बन जाएगा। मतलब ये ऐसे पेयर होते हैं ना, इनमें कभी भी ट्रेड नहीं होता है, ना इसमें वॉलेटिलिटी होती है ना वॉल्यूम होता है। ठीक है, बहुत कम लोग इसे ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे कि हांगकांग डॉलर हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो भी पेयर्स होते हैं ना, सुख ये मत करो, अभी एनोटेशन आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये सारे आपके करेंसीज और पेयर्स होते हैं। देन इसके बाद क्या होता है, पिप्स। पिप्स कैसे काउंट होता है, तो जो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड आपका क्या है, कमोडिटी है। करेंसी पेयर आपका हो जाता है जैसे यूरो यूएसडी, और जो माइनर पेयर है, ठीक है, माइनर और मेजर पेयर्स करेंसी पेयर में आ जाता है। देन उसके बाद है आपका जेपीवाई पेयर्स। ठीक है, जेपीवाई पेयर्स अलग होते हैं थोड़े, वो भी बता। अब गोल्ड में कैसा होता है ना, अभी गोल्ड का 2500 डॉलर ये हो गया आपका प्राइस। तो 2501 पर अगर प्राइस मूव होता है, मतलब $1 का मूव जब आता है, उसको बोलते हैं हम 10 पिप्स। ठीक है, यूरो यूएसडी में भी सेम है। 1 पॉइंट मतलब $1.5 डेसिमल्स आते हैं या 5 डिजिट आते हैं, जैसे कि 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, ये 5, देन 1.001 100। ठीक है, तो जैसे ही ये 100 पॉइंट्स का, ठीक है, मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, याद रख, पॉइंट्स का मूव देता है, तो ये बन जाता है आपका 10 पिप्स का एक मूव। ठीक है, जेपीवाई का कुछ अलग होता है,
इसमें जैसे 5 डिजिट आ गए, तो जेपीवाई में आते हैं सिर्फ 3 डिजिट्स। 0 0 0 150.200, ठीक है। अब ये जो 200 पॉइंट का मूव आया, इसे हम बोलेंगे 10 पिप्स का एक, ठीक है। तो ऐसे आपको पिप्स कैलकुलेशन करना होता है। तो कल की क्लास में आपका सिर्फ इतना ही हुआ रहेगा ओवरऑल, जो मैंने आपको एक रिकैप दे दिया है। अभी हम क्या करेंगे, फॉरेक्स ऑफ बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में क्या होने वाला है, पार्ट 2 के आपको कंटेंट्स बता दूं मैं। तो हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस। अब चाहे तो नोट्स बना सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा, बहुत से कम लोगों को पता है, बट बता देता हूँ मैं, अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ एनालिसिस, इसमें हम देखेंगे टेक्निकल, फंडामेंटल्स, ठीक है। आपका सेंटिमेंट भी होता है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, ये हमारे किसी काम का नहीं। देन कैंडल स्टिक देखेंगे, कैंडल स्टिक क्या होता है, बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होती है। और मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करूंगा, अतुल सर ने आपको शायद बता दिया होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। कैंडल स्टिक होने के बाद सबका फेवरेट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज हम सिर्फ बेसिक्स के पार्ट 2 में इतना सब देखेंगे, राइट। तो जो मैं आपको बात बताने वाला था, एक है कि जब पुराने जमाने में किसी के पास रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ चीजें नहीं होती थी। पुराना जमाना मतलब बार्टर सिस्टम का जमाना बोल रहा हूं मैं, कि अगर आपको एक, आपके पास, ठीक है, मेरे पास है 1 किलो चावल, ठीक है, और मुझे चाहिए गेहूं या ज्वारी, ठीक है, जो भी है, या दाल। तो सामने वाला, मतलब जिससे मैं ट्रेड करने वाला हूँ, उसके पास से मैं भी 1 किलो की दाल एक्सचेंज करूंगा। तो बार्टर सिस्टम आपका कुछ इस तरीके से होता था, राइट। ये मैं आपको जस्ट एक थियरी बता रहा हूँ, इसको मतलब ट्रेडिंग में हमारे किसी काम का नहीं है, जस्ट फॉर फैक्ट्स। तो बार्टर सिस्टम कुछ ऐसा होता था आपका। तो उस जमाने में जैसे कि प्राइस को ये लोग कैसे ट्रैक रखते थे वो बता। तो ये लोग जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ ऐसे चार्ट होते थे इनके पास। और ये रहेगी उसकी प्राइस। तो अज्यूम करते हैं कि मुझे जानना है कि 1 किलो की प्राइस, मतलब 1 किलो का जो चावल है, वो साल में उसकी डिमांड सप्लाई या उसका रेट कैसे डिसाइड होता है। तो हम समझेंगे कि मार्केट में या उस टाइम पर कुछ ऐसे ये लोग डॉट्स बनाकर रखते थे। मतलब जनवरी में है 1 रुपया प्राइस, 2 रुपए, मार्च में, फिर अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग ऐसे डॉट्स बनाकर रिकॉर्ड्स रखते थे। तो जापानीज लोगों ने कैसे अडेप्ट किया इसको, कुछ इस तरीके से इन्हीं डॉट्स को ऐसे कनेक्ट करते चले गए, ठीक है। ये लोग ऐसे कनेक्ट करते चले गए। तो इससे निकल कर आता है आपका चार्ट, ठीक है, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस, जो चार्ट पैटर्न्स, जो भी चीज चार्ट पर चल रही है, ये ऐसे बनी थी, ठीक है। इसका आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरीके से हुआ था। और इसी तरीके से आपका कैंडलस्टिक भी फॉर्म हुआ था। कैसे, मैं बताता हूँ। अब जनवरी में ओपन हुआ, तो जैसे हमारा एक कैंडलस्टिक होता है, ओपन होता है, ठीक है, ओपनिंग प्राइस होती है, और क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर हुई है, 0 पे, 0 पे नहीं, 1 पर मैं ले लेता हूँ।
ठीक है, ओपनिंग आपका 2 रुपए पे हुआ है, मार्केट ने एक हाईएस्ट लगाया 9 रुपए तक और एक लोएस्ट लगाया 1 रुपए तक। तो ये कुछ ऐसा आपका 1 रुपए का लो ओपन हुआ है 2 रुपए पर, क्लोजिंग आया 9 रुपए पर। ठीक है, हाईएस्ट आपका यहाँ पर है। मतलब कुछ इस तरीके से आपकी कैंडल स्टिक फॉर्म होती है। ठीक है, तो जापानीज लोगों ने इसको अडेप्ट करके चार्ट पैटर्न भी बना दिया और कैंडल स्टिक भी बना दिया। ठीक है, तो इसके पीछे का ये एक जस्ट एक थियरी पार्ट है। ठीक है, अब हम एक्चुअल जो होता है वो मटेरियल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होगा आपका टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस सारा का सारा चीज आपका चार्ट पर होता है। ठीक है, अगर इसको मैं शॉर्ट में समझाऊं तो जो भी हम प्रीवियस डेटा या हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उसको स्टडी करके हम जो फ्यूचर में पर्टिकुलर जोन पर प्राइस कैसे रिएक्शन देगा उस बेस पर हम या तो बाय करेंगे या तो सेल करेंगे। ठीक है, एक एजुकेटेड गेस लेंगे। एक इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अभी जैसे गोल्ड है आपका $2,500 पर, और आज इस प्राइस पॉइंट से गोल्ड सेल हुआ है कुछ 2,480 तक। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये एक सेलिंग जोन है और ये आपका एक बाइंग जोन है। तो प्राइस कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही थी, राइट। ठीक है, अब जो मैं इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो रेड बॉक्स है ये आपका हो जाता है हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, ये मेरा हिस्टोरिकल डेटा या पास्ट डेटा है। इसको मैंने स्टडी कर लिया। ठीक है, क्या स्टडी किया कि $2,500 पर जब भी मार्केट आता है तो सेल होता है। ठीक है, और जब भी $2,480 पर आता है यहाँ से होता है बाई। और इसके बीच में जो भी प्राइस है इसके अंदर मुझे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट सिर्फ रेंज करता है, ना ठीक से ऊपर जाता है ना ठीक से नीचे आता है। तो ये मेरा बन जाएगा नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, अब इतना डेटा मेरे पास तो आ गया। अब जब नेक्स्ट प्राइस 2,500 पर आएगी तो मुझे पता है क्या करना है, सेलिंग करना है। और 2,480 पर आएगी तो मुझे पता है क्या है, बाइंग करना है। और बीच में मुझे कुछ भी नहीं करना है, या तो इस जोन से सेलिंग या इस जोन से बाइंग। ठीक है, तो यही होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। प्रीवियस डेटा को स्टडी करके फ्यूचर में इस जोन पर या इस लेवल पर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उस बेस पर हम बाय या सेल का ट्रेड प्लेस करते हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में भी आपकी 2 से 3 चीजें आती है, जैसे कि चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या स्टैट्स एनालिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि चार्ट पैटर्न गाइस स्ट्रक्चर के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ हम डबल बॉटम और डबल टॉप ही यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से यही 2 पैटर्न्स वैलिड होते हैं। ये ऐसे इंडियन मार्केट जैसा ये समोसा पैटर्न हो गया, इसका ब्रेकआउट फिर रिटेस्ट पे बाइंग, या ये बोलते हैं ना कि फ्लैग पैटर्न है। भाई कैसे, ऐसे वर्क नहीं होता है ये। ठीक है, जितना मैंने सीखा है और जितना मेरे लिए वर्क हुआ है मैं वही बता रहा हूं। ठीक है, तो चार्ट्स में हम सिर्फ डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, अगर जिसने इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग की है उसे एक चीज पता होगी कि इंडिकेटर्स को लैगिंग इंडिकेटर्स भी बोला जाता है। ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर्स, इसके पीछे का रीजन क्यों क्या है बताओ। तो सेम 10, 8, 6, 4, 2, 0। अब मुझे ट्रेड करना है एक पर्टिकुलर पेयर पर और आपकी करंट प्राइस है, ठीक है, सीपी करंट प्राइस 2 रुपए पर है। ठीक है, और मैंने कोई एक फलाना ढिमका
इंडिकेटर लगा लिया, तो उस इंडिकेटर का काम क्या होता है कि भाई मुझे बताना मैं यहाँ पर बाय करूं या सेल करूं। ठीक है, यही काम होता है इंडिकेटर का, कि आपको तुरंत बता दे आप बाय करो या सेल करो। अब मार्केट में एक मूव लगने के बाद, मतलब एक इम्पल्स लगने के बाद, जैसे यहाँ पर इम्पल्स लगने के बाद आपको इंडिकेटर बताता है कि भाई अब ना 6 रुपए पर क्या करना, बाइंग कर लेना। ठीक है, यहाँ से अब बाय करो, यहाँ से बाइंग का इंडिकेशन देता है। ठीक है, बट फायदा ही नहीं ना। अब अगर मैं 6 रुपए पर बाय करता हूँ तो मेरा टारगेट है सिर्फ 10 रुपए पर, मतलब मैं सिर्फ 20 पॉइंट के लिए इतना रिस्क क्यों करूँ, 30 पॉइंट रिस्क क्यों करूँ मैं, राइट। जबकि मेरा अगर 2 रुपए पर मुझे पता चल जाता कि मुझे 2 रुपए पर ही बाइंग करनी है, तो सिर्फ मेरा जो रिस्क रहता, ठीक है, 10 रुपए का ही रहता या 10 पॉइंट का ही रहता। तो यहाँ से अगर मैं बाय करता हूँ तो दो चांसेस है कि यहाँ से यही से ये रिवर्स मार देगा, या मेरा जो 10 रुपए का टीपी है, मतलब 20 का प्रॉफिट होगा मुझे, वहां पर जाकर रिवर्स मार देगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर 2 रुपए से ही मैं बाय करता, चलो मेरा ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का रिस्क था, इतना मैं झेल सकता हूँ। बट ये इसी पॉइंट से रिवर्स हो गया, तो देखो मेरा रिस्क हो रहा है 30 रुपया, प्लस मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना मिलने वाला है, 20। यही से बाय करता तो मुझे 40 पॉइंट मिलता था। ठीक है, तो ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, जिसे हम आरआर भी बोलते हैं। तो ये एक अच्छा आरआर नहीं है मेरे हिसाब से, कोई भी ट्रेडर ऐसे आरआर पर ट्रेड नहीं करता होगा। ठीक है, तो इंडिकेटर का तो सवाल ही नहीं कि हम कभी उसको यूज करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है, एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपका हर 4 से 5 साल में इलेक्शंस आते हैं, राइट। इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस जैसे ही आते तो क्या होता है, एक चीज, जो ऑयल की प्राइजेस है या पेट्रोल की प्राइजेस है, उनके रेट गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। वो आपको पता है क्यों होते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल दूं तो मैं, बजट हो गया। ठीक है, फरवरी में आपका बजट रिलीज होता है, तो हर फरवरी में आपका बजट रिलीज होता है, तो ये कितना टाइम पीरियड हो गया, 1 साल का। मतलब हर एक साल में एक बजट रिलीज होता है, और इंडियन मार्केट में आपका बहुत एक बड़ा मूव लगता है। ठीक है, हजार हजार पॉइंट के, 1.5 1.5 हजार पॉइंट के मूव्स लगते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप स्टैट्स में कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं तो अक्टूबर नवंबर के महीने में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर महीने में हमारे इंडिया में दशहरा, दिवाली, ये फेस्टिवल्स आते हैं, तो लोग ज्यादा गोल्ड खरीदना प्रेफर करते हैं। तो गोल्ड में भी थोड़ा सा रेट का उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपका यही होता है। ठीक है, इतना ये एज सच हमें काम नहीं आएगा, जस्ट फॉर एज अ पार्ट ऑफ कोर्स हमने इसे भी ऐड किया। ठीक है, चलो, ये तो हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद देखेंगे हम फंडामेंटल्स। एक चीज याद रखोगा, इस फंडामेंटल का आपका एक डेडिकेटेड सेशन होगा, वो लास्ट में होता है। ठीक है, लास्ट में क्यों होता है, क्योंकि आपको अभी स्ट्रैटेजी पता नहीं है। ठीक है, स्ट्रैटेजी सीख जाने के बाद उस पर थोड़ा सा आप काम करोगे, देन हम एक फंडामेंटल्स का सेशन रखते हैं, ताकि आप स्ट्रैटेजी के साथ अडेप्ट कर पाओ कि आपको कैसे न्यूज ट्रेडिंग करना। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर वो एक छोटा सा गो थ्रू दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन, कि फंडामेंटल्स एनालिसिस आपका न्यूज बेस पर होता है। ठीक है, पूरा न्यूज होता है, टोटली न्यूज होता है। तो जैसे डॉलर हो गया, डॉलर किसे रिप्रेजेंट करता है, यूएसए। यूएसए आपका एक कंट्री हो गया। ठीक है, मोस्टली तो हम डॉलर को ही एक प्रोमिनेंट करेंसी मानते हैं। अब यूएसए कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें आ जाता है आपका जीडीपी। ठीक है, बहुत इजी रखूंगा मैं, ज्यादा इकोनॉमिकल टर्म्स में घुसूंगा नहीं।
जैसे जीडीपी हो गया, फिर सीपीआई हो गया, फिर एनएफपी हो गया। ठीक है, ये हमारी मेजर न्यूज है, ये आपको forex factory.com पर भी देखने मिलेगी, जिसपे हम मोस्टली ट्रेड करते हैं, एनएफपी और एफओएमसी। ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये मेजर न्यूज है हमारा। ठीक है, ज्यादा करके हम ये 5 से 6 न्यूज है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, तो आपको मैं सिर्फ फिलहाल की इतनी बता। तो जीडीपी तो आपको पता ही है, हमारे कुछ रेट रिलीज करते हैं यूएसए भाई साहब, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव आता है। ठीक है, तो जीडीपी इतना एज सच इन्फ्लुएंशियल नहीं है। देन उसके बाद आता है आपका सीपीआई। ठीक है, सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मैं बता देता हूँ कि ये न्यूज किसके बारे में होती है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऐसी न्यूज है कि आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे कि यूएसए के सिटीजन्स है, तो वो लोग, एक मिनट गाइस, सर, तो जो सिटीजन्स है उनकी जो रोजमर्रा की चीज है, मतलब जो नेसेसिटी है, जैसे कि राशन हो गया, फिर पेट्रोल हो गया, फिर और क्या चीजें आएंगी इसमें, जो डेली काम जो डेली के लिए हम यूज कर रहे होते हैं चीजें, जैसे कि राशंस तो मैंने आपको बता दिया, फिर ग्रोसरी वो तो उसमें ही आ जाता है, फिर पेट्रोल हो गया, फिर मेडिकल जो दवाइयाँ है, ये सारी चीज है। ठीक है, आपको ओवरऑल एक आइडिया तो आ गया रहेगा। तो ये सारी चीजों का अगर रेट गवर्नमेंट बढ़ा देती है, तो इससे क्या होगा कि लोग ना इसको खरीदना या कंज्यूम करना कम कर देंगे। ठीक है, जो बेसिक की चीज है उसमें भी लोग थोड़ा सा काट, मतलब काट कसर, मतलब ज्यादा लोग खरीदेंगे नहीं या ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि लोग खरीदेंगे नहीं तो इकोनॉमी में पैसा पुश नहीं होगा। राइट, तो ये यूएसए के लिए खराब न्यूज़ है। अगर रेट कम कर देते, जैसे कि डीमार्ट में आप जाते हो, डीमार्ट में बहुत सारे सेल लगे और रेट भी कम है, तो आप बहुत सारा सामान खरीदोगे, बिस्किट, चाय, कॉफी, दूध और दाल, जो भी खाने की चीजें या घर में लगने वाली चीजें। तो इसके रेट अगर कम हो जाते तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में ज्यादा पैसा पुश होता। तो ये सीपीआई आपका न्यूज होता। देन एनएफपी, एनएफपी मतलब क्या होता है? नॉन फार्म पेरोल। ये लैक क्यों हो रहा है? नॉन फार्म, एक मिनट। अब जो भी फार्मिंग के सेक्टर को निकाल के जो बाकी के सेक्टर बचते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, अब बहुत सारी सेक्टर्स हो गए, मेडिकल हो गया, तो एक्सेट्रा। ठीक है, ऑटोमोबाइल, मेडिकल और जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। तो इसमें कैसे परफॉर्म कर रहा है यूएसए? ठीक है, यहाँ पर अगर जॉब, ठीक है, मोस्टली तो जॉब्स ही होते हैं, मतलब कितने सारे आपके जॉब लगे हैं और कितने सारे जॉब आपके चले गए। ठीक है, तो एनएफपी यही डेटा होता है, ये आपका कुछ ऐसे डेटा होता है, 370 के। ठीक है, अब मान लो कि 370 के है आपका फोरकास्ट डेटा, और एक्चुअल में आता है आपका डेटा सितंबर मंथ के लिए 300 के, तो ये डेटा होता है कम। ठीक है, तो ये एनएफपी अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव डेटा है यूएस के लिए। ठीक है, यूएसडी के लिए अच्छा डेटा नहीं है। तो क्या होगा? गोल्ड आपका ऊपर चला जाएगा और यूएसडी डाउन। ठीक है, तो ये आपका एनएफपी हो गया। फिर एफओएमसी में क्या आता है? इंटरेस्ट रेट। सिंपल है, एफओएमसी मतलब इंटरेस्ट रेट। सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो रेट कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो गोल्ड के लिए अच्छी न्यूज होगी और यूएसडी के लिए खराब न्यूज होगी। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स मतलब देश में कितनी बेरोजगारी है। ठीक है, ये हर थर्सडे या फ्राइडे को रिलीज होता है आपका डेटा।
ठीक है। तो बेरोजगारी ज्यादा हुई तो ये यूएसडी के लिए खराब न्यूज है, बेरोजगारी कम है तो ये आपका जो यूएस के लिए अच्छी न्यूज है। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल्स में आ जाता है। तो क्लियर है गाइस आपको? टाइप्स ऑफ एनालिसिस मुझे बता देना, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, हम ज्यादा फंडामेंटल्स में अभी नहीं घुसेंगे, जस्ट इसको एक गो थ्रू कर लेंगे, राइट? क्लियर है सबको? टेक्निकल फंडामेंटल। एफओएमसी आपका होता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, उसमें आपका करेंसी का इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो ज्यादा लोग लोन नहीं लेंगे, बैंक में ही पैसा रखेंगे, खर्चा कम करेंगे। ठीक है, तो ये करेंसी को स्टेबलाइज करने में अच्छा होता है। एफओएमसी का फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता अभी तक। ठीक है, मुझे भी नहीं पता है, सही में बता रहा हूँ। ठीक है, नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो एक देश का अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो वो खराब होता है। क्यों? अब मान लो इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया लोन का। ठीक है, आप 1 साल पहले 1 लाख रुपए का लोन लेते हो। ठीक है, रुको मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। 1 लाख का आपने लोन लिया 7% इंटरेस्ट में। तो करेंसी, तो क्या होता है, 1 साल में आपको इसका 7% मतलब 1,07,000 भरना पड़ेगा जब आप फुल पेमेंट करोगे। अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 10% कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा, आपको लोन का अमाउंट 1,10,000 भरना पड़ेगा। तो लोग ज्यादा क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट तो भरना नहीं है तो ज्यादा लोग पैसा खर्चा भी नहीं करेंगे, ना किसी से लोन लेंगे, किसी से मतलब बैंक से ही नहीं लोन लेंगे। तो इससे क्या होता है, ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं स्टेबलाइज करने के लिए बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि करेंसी करेंसी बोल रहा हूँ, ज्यादा कैश फ्लो, या लोग ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, खर्चा करना स्टार्ट करेंगे ना, तो करेंसी का जो वैल्यू है, मतलब डिमांड और सप्लाई ये सारा चीज आ जाता है उसमें। मतलब अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, सप्लाई मतलब आपका लिक्विड ज्यादा हो रहा है, तो प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाती है। अब इसको आपके करेंसी के रेट के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ लो। ठीक है, ये होता है। करेंसी का रेट बढ़ेगा तो देश के लिए अच्छा है, करेंसी का रेट कम होगा तो देश के लिए खराब है। इसके लिए इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें होती है उसमें। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं कैंडलस्टिक। किसी ने सीपीआई पूछा था, तो सीपीआई देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपको लगता है, आप एक सिटीजन हो, ठीक है, इंडिया के आप नागरिक हो, आपको जो बेसिक चीजें लगती है एज अ कंज्यूमर, तो मैं सोचूंगा कि आप डीमार्ट जाते हो। ठीक है, डीमार्ट में सारी चीजें आपकी महंगी हो चुकी है। ठीक है, जो 10 रुपए की चीज अब 20 रुपए पर मिल रही है। ठीक है, 10 रुपए का साबुन 20 रुपए का मिल रहा है, 10 रुपए का चावल 20 रुपए पे मिल रहा है, 20 रुपए या 30 रुपए किलो। तो आप क्या करोगे, ज्यादा नहीं खरीदोगे, कम ही खरीदोगे। ठीक है, तो सीपीआई में एक डेटा आता है कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इनकी जो प्राइस है बढ़ गई, तो लोग क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। कम खरीदेंगे तो इकोनॉमी में पैसा पुश नहीं होता है, इकोनॉमी में पैसा नहीं जाता। ठीक है, सीपीआई का डेटा कम आता है, इसका मतलब क्या है, डिमांड में चीजें सस्ती हो गई है, तो आप क्या करोगे, ज्यादा खरीदोगे, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा पुश होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सीपी। ठीक है, चलो कैंडल स्टिक देखते हैं अभी। कैंडल स्टिक होता है क्या? सबसे पहले बेसिक, एक ग्रीन कैंडल बुलिश,
एक बेरिश। हाई, क्लोज और open। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ मैं, जो मैं अपने छोटे भाई के लिए भी बताया करता था उसको। अब बुलिश कैंडल है, ठीक है, बुलिश कैंडल से हमें एक चीज समझ आती है, मतलब जो बुल है वो क्या करता है, नीचे की तरफ से सिंग मारता है ऊपर की तरफ। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो बुलिश कैंडल है नीचे की तरफ से ओपन होती है ऊपर की तरफ, मतलब ग्रीन कैंडल का ओपन होता है आपका बॉटम साइड से, ठीक है, यहाँ से आपका कैंडल ओपन हुआ अप साइड के लिए, जाकर वो क्लोज हो जाता है। और ये जो लाइंस है, ठीक है, ये जो छोटी छोटी लाइंस है इसे बोलते हैं हम विक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में एक हाईएस्ट प्राइस कहाँ तक लगा है और एक लोएस्ट प्राइस कहाँ तक लगा है। ठीक है, बेरिश कैंडल या रेड कैंडल का भी सेम रहेगा। आपका जो बेर है यानी भालू, भालू क्या करता है, ऊपर की तरफ से पंजा मारता है नीचे की तरफ। तो सेम, रेड कैंडल आपकी ओपन होती है टॉप साइड से और क्लोज होती है बॉटम के साइड। ठीक है, ये ओपन एंड क्लोज। और ये जो विक होती है, सॉरी, ये जो विक होता है आपका हाई की तरफ रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट प्राइस, और जो बॉटम विक होती है वो लोएस्ट प्राइस रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कैंडल स्टिक। ये तो बहुत मतलब इजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें इतना। एक बुक बता देता हूँ आपको, अपलोड हो जाएगी या हो चुकी है ग्रुप में अपलोड, अगर नहीं हुई तो बता देना, मैं अपलोड कर देता हूँ। बाइबल ऑफ कैंडल स्टिक करके एक बुक है। ठीक है, बाइबल ऑफ कैंडल स्टिक करके बुक है। आपको जो भी, ठीक है, जो भी डाउट है कैंडल स्टिक को लेके, कंफर्मेशन कैंडल को लेके, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे डाउट्स, मतलब बाइंग के लिए कौन सी कैंडल देखनी है, सेलिंग के लिए कौन कौन सी कैंडल देखनी है, फिर एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी होती है, वीक कैंडल कौन सी होती है, ठीक है, फिर इनडिसीजन कैंडल कौन सी है, मतलब कुछ ऐसी कैंडल्स बनती है कि डिसाइड नहीं कर पाता है प्राइस कि उसको बाय होना है या सेल होना है। तो ये सारी चीजें आपका बाइबल ऑफ कैंडल स्टिक में क्लियर हो जाएगा। सो एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप सब लोग इस बुक को 1 से 2 बार पढ़ लेना। ठीक है, ये बुक अपलोड हो जाएगी अगर नहीं हुई है। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक से आप, ठीक है, क्लियर है आपको कैंडल स्टिक, बताना मुझे, देन हम रिस्क मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। आज थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेशन, ठीक है, जो थर्ड सेशन है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपका मतलब एकदम दिमाग खुल जाएगा ट्रेडिंग को लेकर या टेक्निकल एनालिसिस को लेकर। ठीक है, चलो, सबको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। एक एवरेज, ठीक है, एक बिगिनर ट्रेडर जो कैपिटल यूज करता है, मतलब एक फंड जो है उसका कितना रहेगा एक एवरेज, मुझे चलो आप लोगों का ही बता दो। मतलब जैसे $100, $500, उस पे हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, फंडेड अकाउंट्स का नहीं, ठीक है गाइस, फंडेड अकाउंट्स का नहीं, रियल अकाउंट का। अभी मान लो आपने जस्ट नवा नवा कोरा कोरा अकाउंट बनाया और उसमें कुछ 100-200 डॉलर डिपॉजिट किए। ठीक है, सब लोग बोल रहे 100, 200, 500, 300। ठीक है, मोस्टली तो 100 आ रहा है, ठीक है चलेगा। हम क्या करते हैं, पहले लॉट साइज का भी एक पीडीएफ बनाया गया है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज का, कल का सेशन का पीडीएफ प्लस बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक और लॉट साइज का, ठीक है, 600। ओके, एप्पल का फोटो रखा है आपने, ठीक है, चलो बढ़िया। आपको मैं एक पहले सिंपल मैथ बताऊंगा, देन आपको एक वेबसाइट भी बता। ये $100, $500, ये फंडामेंटल का डेटा,
यूएसए के लिए खराब आता तो गोल्ड पे इसका इम्पैक्ट, ठीक है। यूएस डॉलर के लिए याद रखना, जब भी खराब डेटा आता है तो वो गोल्ड के लिए अच्छा होता है। अब अज्यूम करते हैं हम कि इसी सेकेंड वॉशिंगटन डीसी में, जो एक पार्ट है यूएसए का, वहां पर किसी ने मिसाइल फेंक दिया, ठीक है। तो ये यूएसए के लिए खराब न्यूज है। तो ऐसे टाइम पर ना गोल्ड लंबी लंबी स्पाइके मारना चालू कर देगा एकदम, ठीक है, गोल्ड ऊपर जाना स्टार्ट होगा। तो ऐसे न्यूज होता है, कोरिलेशन। ठीक है, स्प्रेड भी बता दो। यूएस ऑयल का कैसे है न्यूज? यूएस ऑयल का देखो गाइस, मैंने ना कभी ऑयल ट्रेड किया है ना कभी सिल्वर ट्रेड किया, तो मुझे नहीं पता उसके बारे में, टू बी ऑनेस्ट। जो है वो है। ठीक है चलो। सेम। अब मुझे एक बताओ कि आप एक ट्रेड के पीछे कितना परसेंट रिस्क लेते हो? सब लोग बताओ। 2%, 1%, ओके। 1%, 1%, तो 10%, ओके, वाह, इंटरेस्टिंग। 100%, फुल मार्जिन मोड। हाँ, फुल मार्जिन मोड, हाँ। 20, 30, ओके। जो एसएल का फंडा है और जो रिस्क का फंडा है ना, वो अभी मैं क्लियर करता हूँ आपको, ठीक है। पिप्स पिप्स तो नहीं है। ठीक है चलो, एक बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। अभी आपके पास है $100 का अकाउंट, ठीक है। आज हमने एक ट्रेड, एक लेवल निकाला था, उस लेवल पर हमारा 30 पिप्स का स्टॉप लॉस, हम बोलते हैं कि निकल कर आ रहा था, ठीक है। 30 पिप्स का स्टॉप लॉस, ठीक है। आपका एक स्ट्रैटेजी है, और आपके उस स्ट्रैटेजी पे आपने एक लेवल निकाला। ठीक है, रुको, बता देता हूँ सीधा, वहीं पर लेके जाता हूँ। ठीक है। अब मान लेते हैं ये एक मेरा सेलिंग का लेवल निकला है, और इस सेलिंग के लेवल से मेरा एसएल यहाँ पर 30 पिप्स का बन रहा है, ठीक है। 30 पिप्स का मेरा एसएल। तो इस 30 पिप्स में मुझे अपना लॉट साइज प्लस रिस्क मैनेजमेंट करना है, या जो मेरा रिस्क पर ट्रेड है वो भी मैनेज कैसे करना है। तो 30 पिप्स का रिस्क है, जैसे आपने बताया कि 1%, 2%, 3%, 4, 5, ठीक है। तो एक एवरेज में पकड़ लेता हूँ, 4% आप रिस्क ले रहे हो। आपका अकाउंट कितने डॉलर का है? $100 का है। इस पे 4% रिस्क बनकर आता है $4 का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? $100 का 4%, $4 का आपका रिस्क निकल कर आ रहा है। और आपका जो पिप्स है, 30 पिप्स का एसएल बनकर आता है। तो कैसे आपका मतलब 30 पिप्स का जो एसएल है, वो कैसे बनेगा कि, कैसे अभी, कैसे कैसे कैसे, ठीक है। तो $4 का रिस्क या जो स्टॉप लॉस है आपको 30 पिप्स में बिठाना है। तो ये कुछ इसका लॉट साइज 0.015, ठीक है, 15, इतना तो निकल कर नहीं आता, तो 0.01 ही होता है। इससे नीचे आप लॉट साइज नहीं ले सकते। तो 0.02 के हिसाब से ये 20 पिप बनता है, ठीक है। 30 के हिसाब से अगर देखने जाओगे तो इतना लॉट साइज तो नहीं ले पाते आप, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि 20 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है, और $4 का रिस्क है। तो 0.02 के हिसाब से अगर प्राइस 10 पिप मूव करता है तो आपका $2 का मूव होगा, ठीक है। 20 पिप का मूव देगा तो $4 का, ये आपके फेवर में गया तो $4 आपके प्रॉफिट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका $4 का एसएल चला जाएगा, ठीक है। ये तो एक बेसिक मैथ हो गया। अब मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एच। ठीक है, बेबी पिप्स करके एक वेबसाइट है, इसमें आना है आपको बेबी पिप्स में। और एक वेबसाइट है, माई फॉरेक्स, माई एफएक्स बुक, ठीक है। माई एफएक्स बुक में आपको, बंद हो जा भाई,
यहाँ पर एफएक्स कैलकुलेटर मिलेगा। इसमें जाने के बाद आपको पोजीशन साइज कैलकुलेटर में आना। सेम आपका बेबी पिप्स में भी रहेगा। इसमें आकर आपको टूल्स में आना है, पोजीशन साइज कैलकुलेटर में। ठीक है, इसको एज इट इज रखो। यहाँ पर गोल्ड का तो नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि मैंने जीबीपी यूएसडी में एक ट्रेड लिया है और मेरा स्टॉप लॉस है 20 पिप्स का। चलो 20 पिप्स नहीं, हम 30 पिप्स पकड़ते हैं। 30 पिप्स का मेरा एक स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है। ठीक है, अकाउंट बैलेंस $100 डाल दिया मैंने। रिस्क पर ट्रेड 4%। स्टॉप लॉस है मेरा 30 पिप्स का। तो लॉट साइज क्या आनी चाहिए? अब यहाँ पर आपने सारी चीज डाल दी, कैलकुलेट करो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 20 पिप्स का लगा दो। ठीक है, ये देखिए, आपको बस अमाउंट एट रिस्क और स्टैंडर्ड लॉट देखना है। ठीक है, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट नहीं देखना है, क्योंकि आपका ब्रोकर आपको स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से ही लॉट साइज लेने देता है। ठीक है, तो 0.02 आपका लॉट साइज निकल कर आता है। ठीक है, $100 के अकाउंट के लिए 4% रिस्क लेते हो। 20 पिप का ऐसे ले तो $4, 0.02। सेम डाल देता हूँ मैं $500। 4% रिस्क नहीं, 3% लेता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा 25 पिप्स का। ठीक है, $500 का अकाउंट, 3% रिस्क, 25 पिप का ऐसे। ठीक है, तो $15 का रिस्क रहेगा मेरा। ये नहीं देखना है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो स्टैंडर्ड लॉट कितना निकल कर आ रहा है मेरा? 0.06। 25 पिप्स के एसएल के लिए 0.06 का मेरा लॉट साइज निकल कर आता है, जिसका अमाउंट है $15। क्लियर है गाइस? ये चीज बताओ मुझे। माई एफ एक्स बुक पर भी सेम रहेगा आपका। करेंसी पेयर सिलेक्ट करो। चलो जीबीपी जेपीवाई। अकाउंट साइज मैंने चलो 1000 डाल दिया। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 10%। चलो 15% ले लो। ठीक है, 600 वाले का ले लेते हैं। ठीक है, 15%। क्या कल पिप्स नहीं होगा? अच्छा, पिप्स तो मैंने बता दिया ना आपको। स्टॉप लॉस 25 पिप्स का। तो मेरा लॉट साइज देखो, तो $600 पर मैं 15% रिस्क लेता हूँ, तो $90 होता है। ठीक है, और जो लॉट साइज निकल कर आएगा मेरा 0.25 निकल कर आया। ठीक है, 25 पिप के एसएल के लिए। यूज मैजिक की टूल्स टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट लॉट साइज। मैजिक की टूल्स पता है ना आपको कितने का आता है? 1,500-2,000 का आता है वो। उतने में आपका कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, कितना कुर्सर लिस्ट लेना चाहिए? देखो गाइज, अभी तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अभी आप स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट वगैरह तो करोगे। बैक टेस्ट में डेमो अकाउंट निकालोगे, उसमें साइकोलॉजी नहीं होती है, जरा भी नहीं होती है। उसमें जरा भी इमोशन नहीं होता है। इसलिए मैं एक सजेस्ट करूंगा, $100 या $200 का सिर्फ अकाउंट बनाओ स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करने के लिए। या आप जो लेवल निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे, ट्रेड लोगे, तो 100-200 डॉलर के अकाउंट पर बनाओ। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अगर आपने डायरेक्टली $1,000 $2,000 का बना लिया और इसको लॉस कर दिया, तो ज्यादा साइकोलॉजी खराब होगी। 100-200 डॉलर चले गए तो इतना आपको अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब चले गए, लॉस हो गया 100-200 डॉलर, कोई नहीं। अगर ये ग्रो होता है तो आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी रहेगी। ठीक है, मतलब आपने छोटे अकाउंट को एक बड़ा अकाउंट बना दिया, तो इससे साइकोलॉजी भी अच्छी रहेगी और खराब भी नहीं होगी ज्यादा। ट्रेडर लॉकर विल लेट यू नो हाउ टू मैच योर रिस्क एंड हाउ मच पे। साइकोलॉजी लाइक, साइकोलॉजी मतलब मेंटेलिटी। हाँ, फंडिंग अकाउंट भी ले सकते हो। 50
$60 का एक 6,000 5,000 का अकाउंट आता है, उसको भी ले सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन। ठीक है, एनी अदर डाउट्स गाइस, पूछ सकते हो मुझे। क्लियर है आपको? बेसिक्स कल से हम स्टार्ट करेंगे। पिप्स, ठीक है, पिप्स एक बार बता देता हूँ। गोल्ड का देखो, गोल्ड का तो बहुत सिंपल है। $1 का एक 10 पिप्स का मूव है। अब मान लो आपने गोल्ड को बाय किया है $2,000 पर, और आपका एसएल बन रहा है दो 1998। ठीक है, ये कितने डॉलर का है एसएल? $2 का है, इसका मतलब 20 पिप। तो ऐसे आपको रिस्क कैलकुलेट करना है। गोल्ड का ना कैलकुलेटर पे ना कुछ गंदा सा ही आपको लॉट साइज बताता है, इसलिए मैंने गोल्ड का नहीं बताया। करेंसी कोरिलेशन देखो, जितना मुझे पता है मैं बताता हूँ। यूएसडी अगर अच्छा है तो दूसरे जो पेयर है जैसे यूरो, जीबीपी, एयूडी, यूएसडी, सॉरी एनजेडी। यूएसडी अप जा रहा है तो ये लोग डाउन जाएंगे, अगर ये लोग अप जा रहे हैं तो यूएसडी डाउन जाएगा। यूएसडी अप जाएगा तो गोल्ड डाउन जाएगा। गोल्ड अगर अपसाइड जा रहा है तो यूएसडी नीचे। ठीक है, ये बस इतना मेजर का ही याद रखो फिलहाल के। ठीक है चलो, स्प्रेड में फिर से बता देता हूँ, सॉरी पिप्स का। अब पिप्स देखो, यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये मेजर पेयर्स में या यूएसडी वाले पेयर्स में, ठीक है, ये देखो। मतलब ओवरऑल सारे पेयर्स में आपको 5 डिजिट के दिखेंगे, ये देखो। 0.5 डिजिट, 0.5 डिजिट, 0.5 डिजिट। बस इसमें डिफरेंस क्या है जेपीवाई पेयर्स का? जेपीवाई पेयर्स का देखो 3 डिजिट ही है। ये देखो, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूडी जेपीवाई। ठीक है, तो यूरो यूएसडी का दिखाता हूँ। यूरो यूएसडी का देखो 1.1200। ठीक है, करंट प्राइस चल रही है आपकी है यूरो यूएसडी की। इसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। तो इसमें कैसे पिप कैलकुलेट होता है? अब अगर प्राइस आपकी 1.12300 पर आती है तो मुझे बताओ गाइस, ये कितने पिप का मूव होता है, बताना मुझे जरा। ठीक है, चलो सबसे पहले बताओ ये कितने पिप्स का मूव है, पहला वाला। 20 पिप्स, चलो सही है, क्लियर है। और दूसरा वाला कितने पिप का मूव है? सिर्फ हमें ये तीन याद रखने हैं, तीन, ये तीन। 5 पिप का मूव है, चलो क्लियर है। मतलब आपको ऐसे पिप कैलकुलेट करना होता है सारे पेयर्स का। ठीक है, अब जेपीवाई पेयर्स का बताता हूँ। अब जैसे हमने देखा कि यूरो जेपीवाई 169 पॉइंट समथिंग समथिंग था। चलो पहला बताओ ये कितने पिप का मूव है। और जो दूसरा है वो कितने पिप का मूव है? 520? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये, इसमें भी तीन ही आपको करने होते हैं। ये देखो 150 से ये 170 गया, इसका मतलब ये 2 पिप का ही मूव है। ठीक है, ये 150 से 187 गया तो ये है आपका 37 पिप्स का मूव। 37 नहीं, 3.7 का। ठीक है,
क्लियर है ये? देखो टीजीएल तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट सेशन में, तो इतना आप देखो गाइस, अच्छी चीजों के लिए ना वक्त लगता है। ये मैंने स्ट्रैटेजी सीखने के बाद, स्ट्रैटेजी सीख के लॉस करने के बाद समझा है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है चलेगा, अब एक स्प्रेड बता देता हूँ फिर हम करते हैं। देखो स्प्रेड क्या होता है ना, गोल्ड का एक एग्जांपल देता हूँ। आपने मान लो आपके ब्रोकर में $2000 पर बाय का बटन दबाया। ठीक है, $2000 पर आपने बाय का बटन दबाया। जो आपका ब्रोकर एग्जीक्यूट करेगा प्राइस पर वो रहेगा 2000 ये होता है एक्सनेस में स्टैंडर्ड अकाउंट का लॉट साइज बोल रहा हूँ, स्प्रेड 0.2 का। तो ये जो 2 पिप का गैप है, इसे ही हम बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है, इसी प्राइस पर अगर आपने सेल किया तो आपका जो ऑर्डर है कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, 199.8 पे। ये जो 2 पिप का गैप है, ये रहेगा आपका स्प्रेड। क्लियर है गाइस ये चीज? नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो आपको प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है जो बेस्ट है, उसमें आपका कमीशन भी नहीं लगता है, और उसमें 0.10 के नीचे स्प्रेड है। तो ये एक अच्छी डील है, मतलब कमीशन भी नहीं देना है और कम आपका स्प्रेड भी रहेगा। ये क्लियर है गाइज? आज की सारी चीजें मुझे बता देना। ठीक है, चलेगा, ओके। ठीक है, फिर डन फॉर द डे करते हैं गाइस, सेशन करते हैं एंड। जो भी, ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर तो बढ़िया होने वाला है, बवाल होने वाला है। ठीक है, तो कल का सेशन प्लीज गाइस मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, चलो गाइस फिर करते सेशन एंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है, अपडेट आपको मिल जाएगा।